हेलो फ्रेंड्स, अभी जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज इज द इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। जैसा कि हमने कहा था, सेकेंडरी मार्केट यानी कि रीसेल मार्केट कह सकते हो आप, जिसमें ऑलरेडी जो शेयर्स इशू हो चुके हैं या जो सिक्योरिटीज, मैं आपको बता दूं सिक्योरिटीज में सब इंक्लूड होता है, चाहे वो शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है या और भी कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वो सिक्योरिटीज में आता है। तो यहां पर हम जो वर्ड यूज करेंगे वो सिक्योरिटी, दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग, राइट। इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज इज द इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म for buying and selling of existing securities. Here the important word is existing securities. यहाँ पर नई सिक्योरिटीज डील नहीं होती, बल्कि जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, मसलन जो शेयर ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, अब यहाँ पर वो बाइंग और सेलिंग के लिए आते हैं। इट फैसिलिटेट्स the exchange of a security, share, debenture etc. into money and vice versa. वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी पॉसिबल है, यानी कि आप शेयर्स बेच करके पैसा ले सकते हो और पैसा इन्वेस्ट करके शेयर्स ले सकते हो। ये फैसिलिटी ये स्टॉक एक्सचेंज आपको प्रोवाइड करता है। इट हेल्प कंपनीज टू रेज फाइनेंस, प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द इन्वेस्टर्स एंड एनहांस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज। ध्यान से समझिएगा ये पॉइंट। ये कह रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज हेल्प कंपनीज टू रेज फाइनेंस। देखो, कंपनीज को मान लीजिए 50,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो वो कहां से लाएगी? उसको शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। शेयर्स इशू अगर मार्केट में करने हैं तो वही लोग शेयर्स खरीदेंगे जिनको पहले इन्वेस्टमेंट में फायदा होगा। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जहां पर आप पुराने शेयर्स को बेच करके नए शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। और जो लोग शेयर्स में, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये फ़ायदा देता है, जिसमें आप फाइनेंस को रेज किया जा सकता है। मान लीजिए रिलायंस का शेयर 10 रुपये का है, अब वो मार्केट में 1200 रुपये का बिक रहा है। उसका एमआरपी जो है वो एमपीएस, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स जो है वो 1200 रुपये है। तो इसका मतलब कंपनी आराम से अपने शेयर्स को प्रीमियम पर लॉन्च कर सकती है। तो कंपनी को पैसा रेज करने में आसानी होती है। प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को दो चीज़ें प्रोवाइड करता है स्टॉक एक्सचेंज। एक लिक्विडिटी, यानी कि कभी भी इन्वेस्टर अपनी सिक्योरिटीज़ को बेच करके पैसा बना सकता है, यानी पैसे में कन्वर्ट कर सकता है, विच इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी। एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट काफ़ी सेफ मानी जाती है क्योंकि पूरा स्टॉक एक्सचेंज सेबी की गाइडलाइंस के तहत चलता है। इट एनहांस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज। ये माना जाता है जिन कंपनियों के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं उनकी वैल्यू मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। उसके पीछे भी कारण है। कारण क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना आसान नहीं है, सेबी के गाइडलाइंस के तहत काम करना आसान नहीं है। वही कंपनी सेबी की गाइडलाइंस में काम कर पाती है, वही कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो पाती है जिसके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी होती है और सारा डेटा जेन्युइन होता है। इसलिए उन कंपनी की, यानी जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, वो मानी जाती है कि उसका डेटा रिकॉर्ड सब कुछ अप टू डेट है और वो हर बार चेक होता है सेबी के द्वारा। तो एक श्योरिटी मिलती है। इसी वजह से उन कंपनियों की जो क्रेडिट वर्दीनेस है, यानी कि आप कह सकते हो मार्केट रेपुटेशन, वो बहुत हाई मानी जाती है। अब चलते हैं फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस कौन कौन से हैं। पहला, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। देखिए, अगर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ नहीं बिकेंगी तो लोग नए शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और अगर नए शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो जो नई कंपनियां हैं या कंपनी को जो नया फाइनेंस चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहला फंक्शन है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। इट क्रिएट्स अ कॉन्टिन्यूस मार्केट वेयर सिक्योरिटीज़ आर बॉट एंड सोल्ड। यानी कि डेली बेसिस पर, मैं आपको बता दूं स्टॉक एक्सचेंज जो है सैटरडे संडे ओपन नहीं होता, राइट। जो स्टॉक मार्केट है वो मंडे टू फ्राइडे चलती है, और इन दिनों के अंदर में ये कॉन्टिन्यूसली सिक्योरिटी सेल परचेज की जाती हैं। जो उनका वर्किंग टाइम होता है उसमें कॉन्टिन्यूस सेल परचेज होती है। कई हज़ारों करोड़ की ट्रांजैक्शन पर डे होती है, यानी कि हज़ारों करोड़ की जो शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा वो बेचे जाते हैं और ख़रीदे जाते हैं। दूसरा फंक्शन आता है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज़।
स्टॉक एक्सचेंज एक तरीके से रीसेल मार्केट प्रोवाइड करता है जहां पर बहुत सारे शेयर्स की डिमांड और सप्लाई उसका प्राइस तय करते हैं कि किसी भी शेयर का प्राइस क्या होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पॉज कीजिए, गूगल पर जाइए और चेक कीजिए मार्केट प्राइस ऑफ एमआरएफ जो टायर आता है उस कंपनी का आप मार्केट प्राइस एक बार जरूर चेक कीजिए। फिर दूसरा चेक कीजिए रिलायंस का जरूर चेक कीजिएगा आप, उसके अंदर में आपको फर्क पता चल जाएगा कितना फर्क आ रहा है इसके अंदर में। इज दैट क्लियर? आपको जरूर ये फर्क चेक करना चाहिए कि कितना फर्क आ रहा है इसके अंदर में, राइट? तो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज आप चेक कीजिए कि कौन सा, गूगल पे जाके चेक कीजिए कि कौन सा शेयर प्राइस सबसे कम पर बिक रहा है, कौन सा शेयर प्राइस सबसे ज़्यादा पर बिक रहा है, तो आपको बहुत वेरिएशन नज़र आएगा। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। एक शेयर और ज़रूर चेक कीजिएगा वीडियोकॉन का, आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा वीडियोकॉन का, रिलायंस का और एमआरएफ का, ज़मीन आसमान का फ़र्क तीनों में मिलेगा आपको। उससे आपको पता चलेगा कि डिमांड और सप्लाई फोर्सेस प्राइसेस को कितना ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, एंड दैट इज इन दिस मार्केट। फिर तीसरा फंक्शन आता है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। बिकॉज ऑफ लीगल फ्रेमवर्क एंड वेल रेगुलेटेड बॉडी, यहाँ पर सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन मानी जाती है। ऑफ कोर्स ये मानने वाली बात है कि हज़ारों करोड़ की ट्रांजैक्शन अगर पर डे हो रही है तो मार्केट सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क के अंदर में वेल रेगुलेटेड बॉडी यानी सेबी के अंडर में पूरा स्टॉक एक्सचेंज फंक्शन करता है। हम पढ़ेंगे सेबी के जो फंक्शंस हैं, उसमें आपको पता चलेगा रेगुलेटरी फंक्शंस, प्रोटेक्टिव फंक्शंस, डेवलपमेंट फंक्शंस, जो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट भी करता है, प्रोटेक्ट भी करता है और डेवलप भी करता है। तो वो एक लीगल फ्रेमवर्क होता है जिससे कि ये ट्रांजैक्शन सेफ मानी जाती है। तो ये हो गया 3 फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन आता है इसका, फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज का, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स get channelized which leads to capital formation and economic growth। देखो, जिन लोगों को मार्केट से बाहर जाना होता है वो डिस इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी सिक्योरिटीज़ को बेच देते हैं, जिनको मार्केट में आना होता है वो री इन्वेस्ट करते हैं, दोबारा से खरीद लेते हैं। यानी कि इन और आउट जो कह सकते हो, इनकमिंग और आउट गोइंग दोनों चलती रहती है, यहाँ पर दोनों चलती रहती है। तो इसलिए पैसा इंटैक्ट रहता है, पैसा मार्केट में ही रहता है। नए इन्वेस्टर्स आते हैं, पुराने इन्वेस्टर चले जाते हैं, फिर नए इन्वेस्टर्स आते हैं, पुराने इन्वेस्टर चले जाते हैं, यानी कि इनकमिंग आउटगोइंग चलती रहती है, डिस इन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट चलती रहती है, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है, यानी कंपनियों को पैसा प्रोवाइड होता है। कंपनियां अपनी स्टॉक मार्केट को मेंटेन कर पाती हैं। अगर सिर्फ एग्जिट होगा तो स्टॉक मार्केट गिर जाएगी। इज दैट क्लियर? तो इसलिए एंट्री और एग्जिट दोनों होता है स्टॉक मार्केट के अंदर में, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा बरकरार रहती है। 5वां फंक्शन आता है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। इक्विटी कल्ट का मतलब क्या होता है? पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, जब ये ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म नहीं था तो ये सारे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स जो है स्टॉक एक्सचेंज में बिका करते थे और ओपन मार्केट की तरह। अगर आप कभी सब्जी मंडी गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ बोली लगती है सामान की और लोग खरीदते हैं उसको, एंड इट इज़ ओपन। वहाँ पर ओपन प्राइस होता है, सबको पता होता है किस प्राइस पर बिक रही है, किस प्राइस पर किसने खरीदा, ये सब मालूम होता है। ऐसा ही सेम पहले हुआ करता था जब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में फिजिकल डिलीवरी होती थी, सामने बैठकर बोली लगाई जाती थी और शेयर्स, डिबेंचर्स खरीदे जाते थे। वो एक तरीके से कल्ट का मतलब होता है मरोड़। जैसे आपने देखा होगा पानी का पाइप होता है ना, पानी का पाइप आप यूज जब करते हैं और उसमें पानी का जो पाइप है मुड़ जाता है, तो पानी का फ्लो जो होता है, वाटर फ्लो होता है, वो रुक जाता है, उसको कल्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी इक्विटी कल्ट था एक, यानी एक रुकावट थी जो प्रॉपर मार्केट को डेवलप होने से रोक रही थी। और वो ये थी कि लोगों को पता होता था किसके पास कितने शेयर्स हैं, उस हिसाब से मार्केट ग्रो नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज जो है, आप अगर शेयर्स में डील करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन जाओगे और ऑनलाइन जाने के बाद अपना रेट कोट करोगे और उसके बाद सब सिस्टम जो है, कंप्यूटराइज सिस्टम, वो उसको ऑटोमेटिकली डील करता है। किसी को नहीं पता किसने कितने शेयर्स खरीदे, कितने शेयर्स बेचे। आप जो भी शेयर्स खरीदना चाहते हो आप उसका प्राइस कोट करोगे, आप जो शेयर्स बेचना चाहते हो उसका प्राइस कोट करोगे, और अगर वहाँ पर आपके सेम प्राइस पर अगर डिमांड या सप्लाई है तो वो चैनलाइज हो जाती है। अब यहाँ पर फायदा क्या हुआ, देखो जरा, यहाँ पर क्या हुआ कि वाइडर शेयर ओनरशिप हो गई, यानी शेयर होल्डर्स स्प्रेड हो गए ऑल ओवर वर्ल्ड में। यानी कि आपने शेयर्स बेचा, वो किसने खरीदा, हो सकता है कि आप नॉर्थ इंडिया में बैठे हैं और खरीदने वाला साउथ इंडिया में बैठा हुआ है,
अब आपको नहीं पता किसने खरीदा, क्योंकि मैकेनिज्म डील को क्लोज करता है, आपका शेयर्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है उसके पास में, आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। यू नेवर नो कि किसने कितने शेयर्स कहाँ खरीदे, किसके पास है। तो ये जो ओनरशिप है ये वाइडर लेवल पर स्प्रेड हो जाती है, जिससे वो जो कल्ट था वो अब खत्म हो गया। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट इसी को बोलते हैं, बाय एंश्योरिंग वाइडर शेयर ओनरशिप बाय रेगुलेटिंग न्यू इश्यूज। तो नए नए शेयर्स इश्यूज होते हैं और ये जो कल्ट है ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। इसको बहुत बड़ा सट्टा बाजार भी बोला जाता है। जी हाँ, स्टॉक मार्केट को सबसे बड़ा सट्टा बाजार बोला जाता है। आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो इसमें आकर कमा सकते हो, लेकिन ये बाय लक नहीं चलता, यहाँ पर नॉलेज चलती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ सट्टा बाजार ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज़, आपका होमवर्क, ये सारी चीज़ें काम आती हैं। जब आप स्टॉक मार्केट को स्टडी करते हैं, कंपनी के प्रोफाइल को चेक करते हैं और स्टॉक मार्केट के ट्रेंड को चेक करते हैं, तो आप इसमें पैसा लगाकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पैसा कमाने की लिमिट कोई नहीं है, ऐसे ही पैसा गंवाने की भी लिमिट कोई नहीं है। तो बी सेफ। मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आप इस स्टेज में यहाँ पर पैसा लगाएं। हाँ, स्टॉक मार्केट को वॉच करें, उसको एनालाइज करें, ये आप इस समय कर सकते हैं। तो ये जो स्टॉक मार्केट है ये बहुत बड़ा स्कोप प्रोवाइड करती है स्पेक्यूलेशन का, बट विद इन दी प्रोविजंस ऑफ लॉ, कानून के तहत, इन ए रेस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल्ड मैनर। लेकिन यहाँ पर जो सट्टा बाजार कह सकते हो, जो स्कोप है वो सारा का सारा लीगल प्रोविजंस के तहत होता है, कानून इनके दायरे में होता है, लॉ की रेस्ट्रिक्शन के दायरे में होता है और कंट्रोल्ड मैनर में होता है। तो ये फंक्शंस हैं स्टॉक एक्सचेंज के, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और जिससे शेयर्स के प्राइजेस बहुत अप जाते हैं। मुझे उम्मीद है आप ये नोट्स ज़रूर लिख रहे होंगे, क्योंकि एक बार लिखना 10 बार सुनने के बराबर होता है। तो ये रहे हमारा प्राइजेस, फंक्शंस ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। पी से प्रोवाइड लिक्विडिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़, यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ है उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। आर से रीजनेबल प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, प्राइस को रीजनेबल रखता है, डिमांड सप्लाई फोर्सेस के तहत रखता है। इट इन्वॉल्व स्पेक्यूलेशन, ऑफकोर्स लॉ रिस्ट्रिक्टेड मैनर में स्पेक्यूलेशन होता है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए स्टॉक एक्सचेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इक्विटी कल्ट, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट होता है। एंड सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी आपकी ट्रांजैक्शन सेफ मानी जाती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, क्योंकि ये वेल रेगुलेटेड बॉडी और लॉ के अंदर ये स्टॉक एक्सचेंज काम करता है। प्राइसेस, तो ये एक छोटी सी टर्म है जिसके तहत आप इसको याद कर सकते हैं, इन फंक्शंस को लर्न कर सकते हैं और रिमेंबर कर सकते हैं, राइट। अब आता है ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। देखिए बहुत सिंपल, ये थियोटिकल पोर्शन में आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हमने इसको ब्रेक कर दिया पॉइंट्स के अंदर ताकि इसको लर्न करना आसान हो जाए। प्लेस, यानी जब हम स्टॉक एक्सचेंज जो होता है उसका प्लेस क्या होता है, ब्रोकर्स ऑफिस। अगर आप पूछेंगे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, तो मैं बोलूँगा जो ब्रोकर है, रजिस्टर्ड ब्रोकर है, उसके पास जो कंप्यूटर है वही स्टॉक एक्सचेंज है, क्योंकि जो सारी डीलिंग होती है वो कंप्यूटर पर बेस्ड होती है और ब्रोकर के, रजिस्टर्ड ब्रोकर के ऑफिस में होती है। तो वो जो रजिस्टर्ड ब्रोकर का ऑफिस है, दैट इज द स्टॉक एक्सचेंज फॉर यू। अब क्वेश्चन आता है ब्रोकर कौन होते हैं, क्या कोई भी ब्रोकर बन सकता है इसके अंदर पे? नहीं। अक्सर क्या होता है, लोग प्रॉपर्टी का अपना बोर्ड लगाते हैं दुकान के ऊपर और प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर बोर्ड लगाएं और ब्रोकर बन जाएं। तो ब्रोकर्स आर दी मेंबर्स ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज, दे मे बी इंडिविजुअल, दे मे बी पार्टनरशिप फर्म एंड इट कुड बी कॉर्पोरेट बॉडीज। यानी कि ब्रोकर कोई भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी ब्रोकर बन सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी ब्रोकर बन सकती है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां वो भी ब्रोकर का काम करती हैं, बट दे आर दी मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ब्रोकर हर कोई नहीं बन सकता, इज दैट क्लियर? फाइन। इट एक्ट एज इंटरमीडियरीज, यानी ब्रोकर जो होता है वो इंटरमीडियरी, जिसको बिचौलिया बोलते हैं, मीडिएटर बोलते हैं, उसका काम करता है बायर और सेलर के बीच में। ऑफ कोर्स देखिए हर जगह पर मीडिएटर की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर भी बायर और सेलर के बीच में एक मेंबर होता है जिसको हम ब्रोकर कहते हैं, सो कॉल्ड ब्रोकर कहते हैं, वो इंटरमीडियरी का रोल प्ले करता है। इसमें कंडीशंस क्या होती हैं? कंडीशन ये होती है कि सिक्योरिटीज कैन बी ट्रेडेड ओनली इफ दे आर लिस्टेड और कोटेड ऑन इट, यानी कि
स्टॉक एक्सचेंज में केवल वही सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जा सकती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती हैं। लिस्ट या कोड होना एक ही बात है, मतलब कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है स्टॉक एक्सचेंज में, उसको हम बोलते हैं लिस्टेड सिक्योरिटीज, यानी उस कंपनी की सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं। और स्टॉक एक्सचेंज में केवल और केवल वही सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं या कोटेड होती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें ट्रांजैक्शन कैसे की जाती है, हाउ टू कैरी आउट द ट्रांजैक्शंस। जो ट्रांजैक्शंस कैरी आउट की जाती हैं वो कैश बेसिस और कैरी ओवर बेसिस पर की जाती हैं, जिसको कहा जाता है बदला, खून के बदले खून, है ना। ऐसा नहीं है खून के बदले खून, वो बदला नहीं है। देखो यहाँ पर दो तरीके से ट्रांजैक्शन होती है। कैश बेसिस आप समझ गए होंगे कि आपने शेयर्स खरीदे, कैश पे कर दिया, आपने शेयर्स बेचे और कैश ले लिया, तो ये कैश बेसिस। कैरी ओवर और बदला जो होता है, इसको ट्रांजैक्शन को बोलते हैं एक के बदले में दूसरा खरीद सकता है। मान लीजिए आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है। आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं बट आपके पास पैसे नहीं है, आपको पूरी उम्मीद है कि इसका शेयर प्राइस बहुत अप जाएगा, और मेरे पास पैसे हैं लेकिन मैं शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो आप मेरे पास आए कि आपने कहा कि आप एक काम कीजिए कि राम सर आप हमारे बदले में शेयर्स खरीद लीजिए। मैंने कहा मुझे क्या फ़ायदा होगा। आपने कहा कि आज 100 रुपये का शेयर है और मैं 1 महीने बाद 120 रुपये में आपसे खरीद लूँगा, आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग। मैंने कहा यार ठीक है यार, फ़ायदा है, 1 महीने में 20 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है पर शेयर, मुझे क्या दिक्कत है। पर आप क्यों इतना खरीद रहे हो? आप इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि आपको पूरी उम्मीद है कि 100 रुपये वाला शेयर करीब करीब 150 रुपये या 180 तक जाएगा। अब आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपने बिना पैसे लगाए 100 रुपये का शेयर 120 में खरीद लिया मेरे थ्रू 1 महीने बाद, और आपको उम्मीद है 1 महीने बाद उसकी कीमत कितनी होगी, 150 एंड अबव। तो 1 महीने बाद मैं आपको 120 का शेयर दे दूंगा और जो मार्केट प्राइस होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। इसको बोलते हैं बदला। आपके बदले में मैंने शेयर्स खरीदे। अब आप बोलेंगे सर राम सर अगर आप मुकर गए तो प्राइस बढ़ गया तो आप तो मना कर दोगे कि मैं नहीं बेचता, 120 का शेयर नहीं, वो तो 150 का हो गया। तो मैं आपको बता दूं, बदला ट्रांजैक्शन जो होती है इट इज़ ऑथराइज बाय द स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज इसमें मीडिएटर होता है। ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के तहत होती है। इसमें ना आप अपनी जगह से पीछे हट सकते हो, ना ही मैं हट सकता। आप और मैं दोनों अपनी जगह से नहीं हट सकते। आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। अगर आपने 120 में प्रॉमिस किया है तो आपको खरीदना पड़ेगा, और मैंने अगर आपको 120 में प्रॉमिस किया है तो मुझे आपको बेचना पड़ेगा। आई होप इट्स क्लियर। कैश बेसिस और कैरी ओवर बेसिस, कैरी ओवर बेसिस को बोलते हैं बदला ट्रांजैक्शन, राइट। अगला पॉइंट आता है पीरियड ऑफ ट्रांजैक्शन, 15 डेज टू अ मंथ, इट इज नोन एज अकाउंट्स। देखो अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप रोज शेयर्स खरीदोगे बेचोगे, खरीदोगे बेचोगे, तो जिस ब्रोकर के थ्रू आप खरीद रहे हो और बेच रहे हो, कभी ना कभी तो आपको अकाउंट्स क्लोज करने होंगे। नॉर्मल हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं 31 मार्च को, 1 साल के बाद, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप रोज शेयर्स खरीद रहे हो, रोज बेच रहे हो, तो आपको करीब करीब 15 दिन से 1 महीने में एक बार अकाउंट्स को सेटल करना होता है। जो भी लेन देन होता है, चाहे आपके पैसे निकलेंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे, और अगर आपको पैसे देने पड़ रहे हैं तो आपको ब्रोकर को पैसे देने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? यानी कि आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को 15 दिन से 1 महीने के बीच में क्लोज करना पड़ेगा, अकाउंट्स को सेटल करना पड़ेगा, और जो भी लेन देन है शेयर्स का, डिबेंचर्स का, बॉन्ड्स का, व्हाटएवर, वो आपको सेटल डाउन करना पड़ेगा। अब आते हैं सेटलमेंट कैसे होता है। सेटल्ड बाय पेमेंट फॉर परचेजेस एंड बाय डिलीवरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, यानी जो शेयर्स आपने खरीदे हैं वो शेयर्स आपके नाम पर आ जाएंगे और आपको उसकी पेमेंट करनी होगी। सिंपल है सच। तो ये है ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, यानी स्टॉक एक्सचेंज में जो प्रोसीजर होता है, जो ट्रेडिंग की जाती है, वो कैसे की जाती है। तो इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारी इकोनॉमी के लिए। फिर हमने फंक्शंस किए जिसका एक्रोनिम था प्राइजेस, उसमें हमने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े स्टॉक एक्सचेंज के, जिससे हमें ये और क्लियर हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज हमारी इकोनॉमी ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हमने ये समझा कि स्टॉक एक्सचेंज फंक्शन कैसे करता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, ब्रोकर कौन होते हैं, कंडीशन क्या होती है, ट्रांजैक्शन कैसे कैरी आउट की जाती है, सेटलमेंट कैसे होती है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है एक टॉपिक जिसको हमने नाम दिया था स्टॉक एक्सचेंज। फाइन, चलो टेक केयर बेटा।